13 अगस्त 2026 की रात इस्लामाबाद में एक नया मॉन्यूमेंट को अनवील किया जाता है जिसका नाम था यादगार फतेह। वहाँ प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ यानी पाकिस्तान की पूरी टॉप लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। ये मार्बल का ये विशाल स्ट्रक्चर लाइट्स एंड साउंड सोर्स के साथ और एक शब्द जो बार बार सबको सुनाई दे रहा था वो थी विक्ट्री यानी जीत। लेकिन उसी रात विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इस्लामाबाद की सड़कों पर आम लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे और अगले ही दिन पाकिस्तान के खुद के सोशल मीडिया इस मॉन्यूमेंट का मजाक उड़ाने लगे। तो सवाल ये नहीं है कि मॉन्यूमेंट किसने बनवाया, सवाल ये है कि विक्ट्री किसकी है, ये जीत किस चीज़ की है, किसके खिलाफ है, और सबसे बड़ा सवाल क्या ये सच में मिलिट्री विक्ट्री का एक सिंबल है या फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव का। आज हम इस वीडियो को सभी सवालों को खोलेंगे और जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर इस मॉन्यूमेंट तक की कहानी, भारत और पाकिस्तान के कंपीटिंग क्लेम्स को लेकर उपलब्ध सारे एविडेंस को परखेंगे और आखिर में समझेंगे कि देश विक्ट्री मॉन्यूमेंट बनाते ही क्यों हैं। ये कहानी आज से शुरू नहीं होती है। ऑपरेशन सिंदूर को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा क्योंकि ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। भारत के काउंटर टेरर रिस्पांस पॉलिसी में पिछले कुछ वर्षों में एक पैटर्न सा दिखाई देता है। आप बात करें 2016 की, जब उरी में आर्मी कैंप पर हमला हुआ, 19 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए। इसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एलओसी पार करके आतंकवादी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाने का दावा किया गया। और फिर आता है 2019 जहां पुलवामा में सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए और भारत ने इसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। यानी रिस्पांस अब सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रह गया था। और फिर आता है 2025, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। अगर रिपोर्ट्स के देखें तो विक्टिम्स को धर्म पूछकर अलग अलग किया गया और कई पुरुषों को उनकी पत्नियों के सामने ही गोली मार दी गई। कुल 26 लोगों की इसमें मौत होती है। द रेसिडेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली। भारत टीआरएफ को लश्कर ए तोयबा का जुड़ा एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन भी मानता है। हमले के उसी दिन शाम को प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई कैबिनेट की और इसके बाद भारत ने ना सिर्फ मिलिट्री रिस्पांस की बात करी, वहीं उस डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिकल प्रेशर भी बनाने की कोशिश की गई। इंडस वाटर ट्रीटी जो सदियों से चली आ रही थी उसको भी रोक दिया गया, पानी पाकिस्तान जाने से। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया और पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ की संख्या 55 से कम कर 30 कर दी गई। यानी ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही प्रेशर कैंपेन स्टार्ट हो चुका था। और फिर आती है 6 और 7 मई की रात करीब 1:05 से 1:30 के बीच सिर्फ 25 मिनट। गवर्नमेंट की ब्रीफिंग के हिसाब से देखें तो भारत का दावा था कि टारगेट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, मिलिट्री या सिविलियन टारगेट नहीं थे, और इसे एक नो एस्केलेटरी रिस्पांस के रूप में प्रेजेंट किया गया। लेकिन कहानी यहीं से ख़त्म नहीं हुई, यहीं से एस्केलेट होना शुरू हो गई। अब भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर हैवी शेलिंग हुई। भारतीय पक्ष के मुताबिक इसमें कम से कम 13 इंडियंस मारे गए। इसके बाद ड्रोन भेजे गए और भारत का कहना है कि कई ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया गया, लेकिन कुछ जगहों पर डैमेज और कैजुअलिटीज़ भी हुई। फिर इसके बाद भारत ने रिस्पांस का दायरे को थोड़ा बढ़ा दिया। अब फोकस सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहे, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट किया जाने लगा। और इसके बाद मिलिट्री एयरबेस पर स्ट्राइक की खबरें भी आईं। और आखिरकार 10 मई 2025 जब दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बातचीत होती है, इसके बाद फायरिंग रुक जाती है। यानी ऑपरेशन सिंदूर एक लिमिटेड काउंटर टेरर रिस्पांस के रूप में सामने आया था, वो कुछ ही दिनों में दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन में बदल गया। लेकिन असली सवाल ये है कि किसको क्या नुकसान हुआ। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि मिलिट्री कन्फ्लिक्ट के बाद दोनों देशों की कहानी अलग अलग है। भारत ने बाद में अपने क्लेम्स के बारे में डिटेल जानकारी दी। मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर की फर्स्ट एनिवर्सरी पर डिप्टी चीफ और एयर स्टाफ एयर मार्शल AK भारती की डिटेल ब्रीफिंग भी हुई। इसमें भारतीय पक्ष ने दावा किया कि 11 पाकिस्तानी एयरफील्ड को टारगेट किया गया, 13 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए और एक हाई वैल्यू एसेट को 300 किलोमीटर दूर से टारगेट किया गया।
9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय किया गया, 10 से ज़्यादा टेररिस्ट को मार दिया गया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। ये भारतीय ऑफिशियल्स के क्लेम है, इन सभी फिगर्स का इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन अलग अलग सवाल हैं, और यही बात पाकिस्तान के क्लेम पर भी लागू होती है। अब पाकिस्तान की साइड की कहानी क्या है? पाकिस्तान इस कन्फ्लिक्ट को अपनी अलग ही एक टर्मिनोलॉजी लगा कर डिस्क्राइब कर रहा है। उनके मिलिट्री रिस्पांस को कहा गया था बुनियन उल मसूस। पाकिस्तान का ऑफिशियल नैरेटिव रहा है कि उनके डिफेंस ने भारत की अटैक्स का एक बहुत ही सफलतापूर्वक जवाब दिया है, और उनके भारतीय फाइटर जेट्स को गिराने का दावा तक किया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने रफाल एयरक्राफ्ट का भी जिक्र किया है। पाकिस्तान का आर्गुमेंट ये रहा है कि सीज फायर किसी सरेंडर का परिणाम नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें दोनों साइड ने फायरिंग रोकने पर सहमति कर दी। और इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने कन्फ्लिक्ट को एक ब्रॉडर विक्ट्री नैरेटिव में बदल दिया, यानी मार्काए हक, यानी सच्चाई की जंग। और अब उसी नैरेटिव का सबसे बड़ा फिजिकल सिंबल जो आपके सामने है, जो पाकिस्तानी में हाल ही में इनॉग्रेट किया है, यादगार फतेह। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ रखनी चाहिए कि भारत के एयरक्राफ्ट लॉस और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट लॉस, दोनों पक्षों के कई बड़े क्लेम्स की पूरी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन या सार्वजनिक रूप से कोई न्यूज़ अवेलेबल नहीं है। इसलिए सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर यह कहना कि पूरी तरह से एक पक्ष जीत गया और दूसरा पक्ष हार गया, इतना सिंपल बिल्कुल नहीं है। यहीं से एक इंफॉर्मेशन वॉर शुरू होती है। अब वापस चलते हैं उस रात 13 अगस्त 2026 इस्लामाबाद में, जहां एक विशाल मॉन्यूमेंट का नाम यादगार फतेह रखा गया। अब सवाल ये उठते हैं कि अगर मिलिट्री आउटकम्स पर अभी भी कंपीटिंग क्लेम्स या सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, तो इतने बड़े विक्ट्री मॉन्यूमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ है टाइमिंग। ये मॉन्यूमेंट बेसिकली रिपोर्ट्स को देखें तो कुछ ही महीनों में बनाकर खड़ा कर दिया गया। एक नेशनल विक्ट्री को फिजिकल सिंबल में बदलने की कोशिश की गई है, और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पाकिस्तान को देने की कोशिश की, यानी कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया गया है पाकिस्तान में। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉन्यूमेंट दुनिया को अपनी विक्ट्री दिखाने के लिए बनाया गया था, या अपनी ही जनता को विक्ट्री को समझाने के लिए? तो विक्ट्री मॉन्यूमेंट सिर्फ पत्थर नहीं होते, और यहीं से हमारी कहानी एक टर्न लेके मिलिट्री से पॉलिटिकल साइंस की तरफ मुड़ जाती है। देश विक्ट्री मॉन्यूमेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़े जाते, उनकी एक दूसरी लड़ाई होती है, मेमोरी की लड़ाई। यानी कि कौन जीता, किसने शुरुआत की, किसने ज़्यादा नुकसान किया, और किसकी सेना मजबूत थी, और आने वाली पीढ़ियाँ इस कन्फ्लिक्ट को किस नैरेटिव के साथ याद करेंगी। एक मॉन्यूमेंट इन सवालों का एक फिजिकल आंसर देने की कोशिश करता है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस में इसे ब्रॉडली लिजिटिमेसी बिल्डिंग और नेशनल नैरेटिव बिल्डिंग के कॉन्टेस्ट में भी देखा जा सकता है। जब कोई सरकार या इंस्टीट्यूट किसी मिलिट्री इवेंट को इतने बड़े नेशनल सिंबल में बदलता है, तो वह सिर्फ पास्ट को याद नहीं कर रहा होता है, वो प्रेजेंट को भी डिफाइन कर रहा होता है, और फ्यूचर की मेमोरी को शेप दे रहा होता है। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिखाता हूँ आपको। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद नैरेटिव मेनली ब्रीफिंग्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, मिलिट्री डिस्क्लोजर्स के जरिए दिखाया गया, और पाकिस्तान ने दूसरी तरफ मिलिट्री विक्ट्री को एक बड़े पब्लिक इवेंट और मॉन्यूमेंट के जरिए रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के सारे क्लेम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं और पाकिस्तान के सारे क्लेम गलत हो जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं है इसका मतलब। दोनों देशों के क्लेम्स को एविडेंस के बेस पे देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दोनों देशों के नैरेटिव बिल्डिंग मेथड को अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों इसमें बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देगा। एक तरफ जहां भारत डॉक्यूमेंट, ब्रीफिंग, डेटा और मिलिट्री डिस्क्लोजर्स को एक बेस मानता है, तो दूसरी तरफ एक ग्रांड फिजिकल सिंबल बनाकर। तो शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा भी है, जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, पूरी कहानी को अगर हम 3 पॉइंट में समझे, तो पहला है ऑपरेशन सिंदूर कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये 2016 से डेवलप हो रही भारत के काउंटर टेरर रिस्पॉन्स पॉलिसी का एक अगला स्टेज था। और दूसरा, भारत और पाकिस्तान दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी अपनी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बड़े बड़े वादे के बड़े बड़े क्लेम दिखाए, लेकिन हर क्लेम का इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट के आधार पर पूरी फाइनल वर्डिक्ट दे देना बहुत ही मुश्किल है। और तीसरा, यादगार फतेह सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं है, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। एक ऐसी कोशिश कि 2025 के कन्फ्लिक्ट
को अपने आने वाली पीढ़ियों को किस लेंस से दिखाना चाहते हैं। और शायद यही वो वजह है कि शुरुआत में हमारा सवाल ये विक्ट्री किसकी है इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद भी युद्ध की कहानियाँ खत्म नहीं होती हैं। वो किताबों में जाती हैं, वो स्पीच में जाती हैं, वो सोशल मीडिया पर जाती हैं और कभी कभी मार्बल में तराशी भी जाती है। तो सवाल आपके लिए, क्या विक्ट्री मॉन्यूमेंट वास्तव में मिलिट्री विक्ट्री का एक प्रूफ होते हैं, या फिर वो उस विक्ट्री को पॉलिटिकल मेमोरी बनाने का एक तरीका है? आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।